नमस्कार दोस्तों, आज की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली तो आप लोगों ने बना ली, दिवाली की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। दिवाली के बाद अब आप लोग मिठाई से अपना ध्यान हटाकर सीधा पढ़ाई पे लगाइए, क्योंकि जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक आप टीचर नहीं बन पाएंगे। तो उसी के क्रम में आज हमने एक विशेष सेशन चलाया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पीजीटी की प्रवक्ता परीक्षा 2016 नागरिक शास्त्र पिछले वर्ष आए हुए क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, वो भी हल सहित। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि पिछले वर्ष 2016 में जो इसकी परीक्षा हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और बीच बीच में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, पेन और कॉपी उठा लीजिए और नोट डाउन करते रहिएगा और मेरी बात को सुनते रहिएगा और कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझिएगा, क्योंकि मैं आपको आंसर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा वो आंसर क्यों सही है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है। क्वेश्चन को समझिएगा। कोई भी देश जब अपनी विदेश नीति बनाता है तो उसमें लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति, यानी कि जो विदेश नीति वो बना रहा है वो लंबे समय तक या थोड़े समय तक उसके प्रयासों की प्रकृति वो कैसी होगी, उसका निर्धारण कैसे होता है। राष्ट्रीय कानून से, राष्ट्रीय हित से, परिवर्तनीय हिस्से या शांति समझौते से। देखिए राष्ट्रीय कानून क्या हो सकता है, आंसर एक बार चेक करते हैं। देखिए जो राष्ट्रीय कानून होता है ना वो देश के लोगों पे लागू होता है, वो विदेश नीति में लागू नहीं होता। राष्ट्रीय कानून अगर भारत अमेरिका से डील कर रहा है, रूस से डील करता है, तो भारतीय कानून या राष्ट्रीय कानून वहाँ पे लागू नहीं होता। तो ए नहीं हो सकता। बात करते हैं बी आंसर राष्ट्रीय हित बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र जब विदेश नीति में लंबे और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण करता है कि कैसे होने चाहिए, तो वो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखता है ताकि इससे हमारा कोई नुकसान ना हो। अगर हमने फ्रांस से कोई डील की है राफेल की, तो हमने अपने राष्ट्रीय हित का ध्यान रखा है कि इससे भारत को कोई नुकसान ना हो। तो बी आंसर हो सकता है। सी देखें, परिवर्तनीय हित। परिवर्तनीय हित का मतलब होता है ऐसा हित जो बदलता रहे। नहीं, कोई भी देश जब अपनी विदेश नीति बनाती है तो वो चाहती है वो स्टेबल रहे, ना कि परिवर्तनीय हित में हो। तो सी भी आंसर नहीं हो सकता। बात करें डी आंसर की, तो शांति समझौता एक प्रकार से डील होती है, विदेश नीति नहीं होती। शांति समझौता, और शांति समझौता टूट भी सकता है। जैसे भारत और पाकिस्तान में सीज फायर का समझौता है, लेकिन वो टूटता है ना, तो ये राष्ट्रीय हित में हुआ नहीं हुआ ना, तो ये भी नहीं हो सकता। आपका आंसर डी भी नहीं होता। तो इसका आंसर करेक्ट होगा बी आंसर। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है द कोल्ड वार, यानी शीत युद्ध की बात कर रहा है। रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है। ए पॉल सीबरी, फेडरिक एल्सुमेन, या फ्लोसेंट इलियट, या ख्रुश्चेव। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं ना वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बुक किसने लिखी, स्टेटमेंट किसने लिखी। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और रूस के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। क्या चल रहा था? कोल्ड वार। ठीक है, ये आपको पता है, और इसी के कारण दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ। तो कुछ इतिहास द्वारा इसे सशस्त्र सज्जित शांति का नाम दिया गया। कुछ इतिहास के द्वारा इसको क्या नाम दिया? सशस्त्र सज्जित। नोट डाउन कीजिए, ये भी आ सकता है, शांति, इसका नाम दिया गया। कुछ इतिहासकारों का नाम दिए। तो द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है? इसका आंसर है फेडरिक एल सुमेन। फेडरिक एल सुमेन इस किताब के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से युद्ध को सशस्त्र सज्जित शांति के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द कोल्ड वॉर। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रश्न कैसे भी आए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया। देखो 1924 में, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब लगने लगा कि पूरा विश्व एक युद्ध के क्षेत्र में जा सकता है, तो एक संगठन की स्थापना हुई जिसे बोलते हैं यूएन। यूएनओ नहीं, यूएन। यूएनओ तो 1945 में बना था, ठीक है। यूएन बना, संयुक्त राष्ट्र शब्द। तो इसने पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र शब्द बनाया किसने, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो इसका आंसर रूजवेल्ट है। रूजवेल्ट की नीति आपने सुनी है, आर्थिक मंदी जो आई थी वो 1929 में आई थी। तो इस चीज़ को उबरने के लिए रूजवेल्ट ने अपनी नीति दी थी। तो रूजवेल्ट ने इस शब्द को बनाया, कैसे बनाया जरा सुनिएगा। देख संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो रूजवेल्ट जी थे, वो संयुक्त राष्ट्र शब्द जो निर्मित किया गया वो उनके द्वारा किया गया, और इसका सर्वप्रथम उपयोग 1 जनवरी 1942 में किया गया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, 1 जनवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1942 में खत्म हुआ है ना। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 1942 में खत्म हुआ है ना दोस्तों, तो ये आपको पता होगा। तो और इनके बीच में क्या हुआ कि जो धुरी शक्तियों के विरुद्ध 26 देशों के प्रतिनिधि ने युद्ध जारी रखने का निर्णय लिया, और उल्लेखनीय है कि 24 अक्टूबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। हाँ, अब ये हुआ कि जब ये द्वितीय विश्व चल रहा था, तो अमेरिका और रूस के विरुद्ध 26 देशों ने युद्ध जारी रखने की घोषणा करी, जिससे और भी भयानक युद्ध होने की संभावना बन गई। तो जल्दी ही इसकी यूएन की स्थापना हुई राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा, ताकि आने वाले समय में इस युद्ध को रोका जा सके। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा ए, रूजवेल्ट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष को सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष के रूप में प्रतिरूपित किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सार्क का मतलब आपको पता होना चाहिए होता क्या है, और कौन से सम्मेलन में इसको बताया गया था कि गरीबी उन्मूलन वर्ष। यानी कि देखा जा रहा है कि टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर है ए, 95 में। 95 में कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। देखो दक्षिण सार्क के निर्माण का आरंभिक प्रस्ताव बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की ओर से आया। जो दक्षिण सार्क का जो कॉन्सेप्ट था, इसका जो प्रस्ताव था, वो जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान ने ये बात सार्क के संगठन की बात की थी। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, नोट डाउन करते रहिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। और जब दक्षेश का 8वां सम्मेलन था, जब दक्षेश का 8वां सम्मेलन था, जो कि हुआ था 1995 में हुआ था, तो भारत, और इसकी ये कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों, कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसकी थीम क्या थी, सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष। इसकी थीम क्या थी, सार्क में, जो ये लिखा हुआ है, सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष, ये बनाया गया था 1945 में, नई दिल्ली में ये हुआ था। नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों। इसके अतिरिक्त सार्क के अन्य घोषित महत्वपूर्ण वर्ष है 1991। इसके अंदर क्या था, 1991 के अंदर कहा था सार्क पर्यावरण वर्ष। क्या कहा था, सार्क, नोट डाउन करते रहिएगा, सार्क पर्यावरण वर्ष आ सकता है क्वेश्चन। इसके बाद 1993 में भी आया था, और इसमें क्या कहा गया था, सार्क विकलांग वर्ष। सार्क विकलांग वर्ष, नोट डाउन करते रहिएगा। देखो एक ही क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। 1995 में सार्क में गरीबी उन्मूलन वर्ष बनाया गया था, 1991 में सार्क पर्यावरण वर्ष बनाया गया था, और 1993 में सार्क विकलांग वर्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, जो सार्क का निर्माण का जो कॉन्सेप्ट था, वो सबसे पहले किसने दिया था, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दिया था।
तो दोस्तों एक ही प्रश्न में आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो रहे हैं। तो दोस्तों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको जरूर देखना चाहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, ताकि सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज्ञान जितना बटेगा उतना बढ़ेगा। अगर ज्ञान आप संजो के रखना चाहते हो तो कभी नहीं बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति, वर्तमान दशकों में यानी समसामयिकी का क्वेश्चन कर रहा है, चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? देखो दोस्तों, चीन में क्या है? समाजवाद है, कम्युनिस्ट है। ये आप लोग सभी जानते हो। चीन में क्या है? समाजवाद है, और समाजवाद को ही बोलते हैं कम्युनिस्ट। क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट। आंसर इसका बी होगा, बी। ठीक है, क्योंकि उदार दर्शन है नहीं, धर्म दर्शन पे चलता नहीं है, लोकतांत्रिक वहां पे है ही नहीं चाइना के अंदर, बचा कम्युनिस्ट दर्शन। और ये सभी लोग जानते हैं कि चीन में कम्युनिस्ट समाजवाद चलता है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वहाँ पे सरकार की ही सर्वे सर्वा चलती है। अगर आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते वहाँ पे जितने भी लॉ और नियम है सभी पे समान रूप से लागू होते हैं। समाजवाद, कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग का सिद्धांत दिया था, उसी सिद्धांत पे चलता है। लेनिन वगैरह ने आपने नाम सुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। और वहाँ की विदेश नीति का मार्गदर्शक सिद्धांत कम्युनिस्ट दर्शन ही है, यानी कि जो कम्युनिस्ट के अंदर लिखा हुआ है वही वो लोग मानते हैं। जैसा कि अभी डोकलाम में सीमा विवाद चल रहा है, तो वो अपनी कम्युनिस्ट दर्शन में मानते हैं कि वो भारत का हिस्सा है, इसी वजह से चाइना और भारत में डिस्टर्बेंस चल रही है। तो वो उनके मैनिफेस्टो में ऑलरेडी उसके दर्शन में है कि ये हमारा हिस्सा है, इसलिए इतना सुख चल रहा है। तो आपको उसको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? ये पब एड से क्वेश्चन आया हुआ है, पब्लिक एड से। पब्लिक एड पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक एड से ये क्वेश्चन है, यानी कि लोक प्रशासन से ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है बजट, प्रशासनिक कानून, संगठन या अनुशासन। बताइए दोस्तों, गैस कीजिए, गैस करने में कुछ नहीं जाता है। देखो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, संगठन। क्यों होगा हम बताते हैं। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व संगठन है। देखिए इसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो योजना को निर्धारण करना होता है, संसाधनों का आवंटन करना होता है, जो संसाधन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस तरीके से, कार्य का विभाजन कि कौन क्या कार्य करेगा। ठीक है, अलग अलग लोगों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, कौन क्या कार्य करेगा। ठीक है, कार्यकाल की अवस्था यानी कितने कार्यकाल तक करेगा। उपयोग, संसाधन, इसका तात्पर्य यह है कि सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संगठित लक्ष्यों की प्राप्ति। तो जो सबसे बुनियादी होगा वो संगठन होगा, क्योंकि संगठन ही नहीं होगा तो प्रशासन कैसे चलेगा। अगर मान लीजिए स्कूल चलाना है तो टीचरों का संगठन चाहिए। ठीक है दोस्तों, सरकार चलानी है तो मंत्रिमंडल का संगठन चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व की बात की है। हालांकि जरूरी बजट भी है, कानून भी, अनुशासन भी है, लेकिन यहाँ पे देखो आवश्यक आ गया, तो आवश्यक में क्या हो गया, संगठन होगा, क्योंकि संगठन ही नहीं होगा तो ना बजट बन सकता है, ना प्रशासनिक कानून बन सकता है, ना अनुशासन होगा। तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार, देखो स्टेटमेंट पूछा है उसके बारे में, संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। क्योंकि स्टीफन पी रॉबिन्स ने संप्रेषण के बारे में बताया था, तो उन्होंने बताया था कि इसमें कौन कौन से अवरोध होते हैं। इसमें कहते हैं उनमें कौन से अवरोध शामिल नहीं है। तो इसका आंसर गैस कीजिए, तकनीक, सी। संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है, तकनीक शामिल नहीं है। शारीरिक अवरोध शामिल है, व्यक्तिगत अवरोध शामिल है, भाषा संबंधी अवरोध शामिल है, लेकिन तकनीकी अवरोध शामिल नहीं है। कारण क्या है, एक संगठन में संचार का महत्व संगठन के प्रबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रबंधन तकनीकी बुनियादी कार्यों को पूरा किया जा सकता है। स्टीफन पी रॉबिन्स ने संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में तकनीकी को शामिल नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र नियामक आयोग
अद्वितीय नवाचार है, देखो बड़ा इसकी लैंग्वेज बड़ी टफ है, इसको समझ लेना। स्वतंत्र नियामक आयोग एक कमीशन की बात कर रहा है और इसने बोला अद्वितीय नवाचार है, उसके अंदर क्या नवाचार है, नवाचार मतलब नई चीज क्या है, कैसी प्रणाली है, ये पब एड से पूछा गया है, ध्यान रखिए। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आ रहे हैं, पिछले 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही आए हैं। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों क्या हुआ। इसका आंसर होगा ए, यूएस प्रशासनिक प्रणाली स्वतंत्र नियामक आयोग का द्वितीय नवाचार। क्यों होगा, देखो स्वतंत्र नियामक आयोग का विकास वर्ष 1887 में हुआ, नोट डाउन कीजिएगा, और अमेरिका की विशेष संवैधानिक प्रणाली द्वारा हुआ। किससे क्या हुआ, अमेरिका की विशेष संवैधानिक प्रणाली के द्वारा हुआ, जिसका उद्देश्य था सार्वजनिक हितों की रक्षा और अभिवृद्धि करना। क्या था, सार्वजनिक हितों की रक्षा और अभिवृद्धि करना। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान में इनकी संख्या 10 है। ये नवाचार कितने हैं, वर्तमान में इनकी संख्या 10 है और इनका कार्यकाल 5 से 7 वर्ष होता है। नोट डाउन करते रहिएगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि यूएस प्रणाली का कार्यकाल कितना होता है, तो आंसर आएगा 5 से 7 वर्ष। आप ये भी लिख सकता कि आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था वर्तमान में कितनी संख्या में, तो आंसर होगा 10। तो एक ही क्वेश्चन से 4-5 बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये आयोग क्या करती है, कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका को से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। यानी कि ये जो स्वतंत्र नियामक कमीशन है ये ऑटोनम्स बॉडी है, ऑटोनम्स बॉडी है, स्वतंत्र बॉडी है। इसके ऊपर संविधान का प्रभाव रहेगा, ना कि न्यायपालिका का, कार्यपालिका का, विधानपालिका। जैसे भारत में वुमेन कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन है, ये ऑटोनम्स बॉडी है। केंद्रीय विद्यालय ये ऑटोनम्स बॉडी है, ये संविधान के द्वारा बना गया। जैसे पंचायत राज हो गया, नगर निगम पालिका, ये सब ऑटोनॉमस बॉडी है। इस पे न्यायपालिका कार्यपालिका को कुछ नहीं चलता, जैसा संविधान में दिया हुआ है उसी के अनुसार इसमें कार्य करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चयन प्रक्रिया में एक मिनट रुकिएगा, लगता है ये क्वेश्चन स्किप हो गया है, हम चलते हैं, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया था, ये नहीं हुआ था, हाँ ये क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है। देखो पब एड से पूछा गया क्वेश्चन है, ये पब एड से क्वेश्चन पूछा गया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन से। चयन प्रक्रिया का पहला आवश्यक तत्व कौन सा, यानी कि जब सिलेक्शन होता है तो उसका आवश्यक कदम है वो कौन सा होता है। तो देखो सबको पता है कि जब तक भर्ती नहीं होगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे कि अभी आप लोगों की भर्ती चल रही है, पिछली भर्ती रुकी हुई थी, जब भर्ती चलेगी, जब भर्ती होगी ही नहीं तो आगे चयन प्रक्रिया होगी कैसे। तो कॉमन सा क्वेश्चन, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो आंसर इसका डी ही होगा। नीति निर्माण करने से कुछ नहीं होगा जब तक भर्ती नहीं होगी, कोष नियंत्रण में कुछ नहीं होगा जब तक भर्ती नहीं होगी। तो जो आवश्यक कदम है वो भर्ती होगा, जब तक भर्ती नहीं होगी चयन प्रक्रिया कैसे हो सकती है। तो कॉमन सेंस ही बात है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, कॉपी पेन जरूर उठा के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और नियमों को कमी को दूर करता है। ये भी पब एड से क्वेश्चन किया हुआ है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो किताब है उस बुक्स को जरूर पढ़िएगा, काफ़ी सारा क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन में है कि कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है। यानी कि जो आईएएस और आईपीएस और आईएफएस में जो परीक्षा होती है, जितने भी पीसीएस की, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनकी कमियों को दूर करता है, बताइए दोस्तों। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, जो भी कमी होगी वो ट्रेनिंग से तो दूर ही होगी। अगर आपको पढ़ाना नहीं आ रहा तो गवर्नमेंट आपकी ट्रेनिंग कराएगी तो आपकी कमियों को दूर करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी कॉमन सेंस पे है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आराम से आ जाएगा। तो उसका आंसर नंबर सी होगा, क्योंकि क्या कमियों को दूर करता है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। अगर आप किसी का ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या कमियां दूर की जा सकती है, नहीं। अगर उसका प्रमोशन करेंगे तो क्या उसमें कमियां दूर की जा सकती है, नहीं। उसको मोटिवेशन करेंगे तो मोटिवेशन से तो वो करे, जब तक वो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो मोटिवेशन करने का फ़ायदा ही नहीं है।
तो जब ट्रेनिंग करेगा तभी तो प्रेरणा होगी। तो ट्रेनिंग के जरिए सिविल सेवकों की जो भर्ती होती है उसमें हम कमियों को दूर कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? पब एड से क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा, ये भी पब एड से क्वेश्चन है। हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे माना गया है? बताइए दोस्तों। वरिष्ठता का सिद्धांत। प्रमोशन, देखो जब आप लोग टीचर लग जाएंगे तो आप पीजीटी बनेंगे, फिर प्रमोशन होगा तो वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, फिर प्रिंसिपल बनेंगे, फिर ईओ बनेंगे, फिर डीईओ बनेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी तो आपकी एज के अकॉर्डिंग, वरिष्ठता के अनुसार आपको वो पद सोपान मिलता रहेगा। जैसे मैं पीजीटी बना तो मुझे जैसे एक्सपीरियंस हो गया और मेरी उम्र भी ज़्यादा हुई तो मुझे वाइस प्रिंसिपल के लिए डाल देंगे, फिर प्रिंसिपल के लिए, फिर एजुकेशन ऑफिसर के लिए, फिर डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर के लिए। तो इस तरीके से है ना, ये पद सोपान का जो पुराना सिद्धांत है वो वरिष्ठता का सिद्धांत है। तो आंसर नंबर ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये पॉलिटिकल साइंस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, अध्यासात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? मैं कई बार पिछली क्लास में बता चुका हूं, उसका सीधा सा आंसर राष्ट्रपति है। जहां पे देखो अध्यक्षात्मक जो होता है ना, उसमें सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में होती है, जैसे कि अमेरिका में है, सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में है। भारत में नहीं है, भारत में अध्यक्षात्मक नहीं है, भारत में है संघीय शासन प्रणाली। और यहाँ पे सारी पावर किसके हाथ में? पीएम के हाथ में है, मंत्रिमंडल। और वहाँ पे सारी पावर किसके हाथ में है? अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति के हाथ। तो सीधा सा आंसर आग बंद करके लगा दीजिएगा 12, इसका आंसर सी ही होगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा जिसे राजनीतिक विचारकों को एक महान कृति माना गया? मैं अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूं, आपको इसका आंसर बिल्कुल सही बताना है। अरस्तु। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूं कि पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा जिसे राजनीतिक विचारकों के महान कृति माना जाता है? अरस्तु ने लिखा था। ध्यान रखिएगा, अरस्तु ने लिखा। देखो, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु है, वह एक प्राचीन ग्रीक, ये क्या थे? ग्रीक फिलोसफर थे और वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। ठीक है, उनको राजनीतिक विज्ञान का पिता भी माना जाता है। मैं कई क्वेश्चन एक क्वेश्चन में क्लियर करा रहा हूं, नोट डाउन करते रहिएगा। और उनकी यह पुस्तक राजनीतिक समस्याओं और व्यवहारिक समाधान का मार्ग सुझाती है। तो इस पुस्तक के अंदर क्या है? जो राजनीतिक समस्याएं आती है ना, उसमें इसका मार्ग बताया हुआ कि कैसे इसको सुलझाया जा सकता है। तो दोस्तों, कई प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पॉलिटिक्स पुस्तक में क्या दिया हुआ है, तो उसमें ये दिया हुआ है मार्गदर्शन, जो राजनीतिक समस्या आते हैं उसके बारे में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, तो अरस्तु को। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो अरस्तु से वो कहाँ के थे, वो ग्रीक के थे। तो इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना है उसका आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य का आत्म तत्व किसे माना गया है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पहले करा चुका हूं, मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, ये मैंने जरूर पढ़ा है। डी, प्रभुसत्ता। देखो, राज्य के 4 तत्व होते हैं: भूभाग, सरकार, जनसंख्या और संप्रभुता। अगर संप्रभुता नहीं है तो वो स्टेट नहीं कहला सकता। नोट, ये आंख बंद करके याद कर लीजिएगा। भूभाग है, सरकार है, जनसंख्या है, प्रभुसत्ता नहीं है, स्टेट नहीं है। जैसे आप JNK में चले जाइए या फिर POK ले लो। POK इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। POK, पाकिस्तान अधिनिकृत कश्मीर, इसके अंदर भूभाग है, सरकार है, जनसंख्या है, लेकिन प्रभुसत्ता नहीं है, इसलिए वो आज तक राज्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकारों को मानता है? बेटा, मैं पिछले अपनी क्लासेस में करा चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉब्स, इनमें से देखो, क्यों हॉब्स, क्यों? प्लेटो दार्शनिक थे,
वो अधिकारों के बारे में बात ही नहीं करते थे। ठीक है। और आत्मरक्षा के व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकारों को मानता है कि आत्मरक्षा यानी कि खुद का बचाव करना प्राकृतिक अधिकार है। जैसे आप कुत्तों को मारोगे तो आपको काटने जाएगा, क्यों काटेगा? क्योंकि उसको अपना बचाव करना है। आपको कोई मारेगा तो आप अपने बचाव में उस पर हमला करेंगे, तो वो इसे प्राकृतिक अधिकार मानता है कि ये नेचुरल तरीके से होता है, ये कोई राज्य उसे देता नहीं है, ये नेचुरली आदमी के अंदर होता है कि जब कोई किसी को मारता है तो वो अपने बचाव के लिए अपनी रक्षा करता है। तो ये सिद्धांत हॉब्स ने दिया था, या ये बात हॉब्स ने कही थी। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? मैं बता चुका हूं, विशेषता नहीं है। देखो, संप्रभुता अविभाज्यता नहीं हो सकती, ये विशेषता है। ये निरपेक्ष होती है, व्यापक होती है, लेकिन अस्थायी नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये स्थायी होती है। ये मैं प्रीवियस अपने क्लासेस में करा चुका हूं, मेरी वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको नजर आएगा कि इसकी विशेषता क्या है। ये अस्थायी होती है, नहीं ये स्थायी होती है। तो इसका आंसर सी गलत होगा, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 16 होगा वो सी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा, ये नेगेटिव फॉर्म में इसका क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहीं आप गलती करके कुछ और ना लगाया, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे और मेरी वीडियोस को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे दिमाग खोल के, तो आप आराम से टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन का ही मैं आपको करा रहा हूं और ये कराता रहूंगा। हफ्ते में 2 क्लास आपकी लगेगी। मैं आगे जाके अपनी वीडियो में आपको टाइम टेबल भी देने वाला हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियोस आपको कब अवेलेबल होगी। मैं 2019 से लेकर अभी, तो पिछले जो प्रीवियस ईयर हुआ और जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, वो भी हल के साथ। आपको कहीं नहीं मिलेगा, हल के साथ। आप सीखिए, औरों को भी सिखाइए और प्रैक्टिस कीजिए और पीजीटी बनिए और टीजीटी बनिए। क्वेश्चन नंबर है, कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में माना जाता है? कौन सा विधि राष्ट्र के मौलिक विधि? विधि का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? कानून। मौलिक मतलब होता है स्थायी, के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ सरो? इसका आंसर होगा संवैधानिक विधि। जो संवैधानिक विधि होती है वो स्थायी होती है, कानून बदलता है, स्थायी। आपके लिए भी सेम है, पीएम के लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है। ठीक है, और स्थायी रूप में माना जाता है, बदलता नहीं है, तो वो संवैधानिक विधि है। तो आंसर है बी। अगर आप दिमाग खोल के काम पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, जनतंत्र का मतलब लोकतंत्र की बात कर रहा है, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। बिल्कुल, जब भागीदारी नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का ही कहलाएगी। तो जब प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होगा तभी तो लोकतंत्र होगा। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। नोट डाउन कीजिएगा, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी है? जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, नोट डाउन कीजिएगा। इसने क्या क्वेश्चन पूछा है? जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। ये परिभाषा किसने दी? बताइए दोस्तों, गैस कीजिए। इसकी परिभाषा दी थी जॉन सीले ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। जनता, राजनीतिक जनतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। इस अर्थ के अनुसार देखिए, मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये जो परिभाषा, ये जो जनता का जनता के लिए, ये तो लिंकन ने दिया था, लेकिन जनतंत्र एक शासन प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, ये जॉन सीले ने दिया था। ध्यान रखिएगा, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ये अब्राहम लिंकन ने दिया था, और जनतंत्र एक ऐसे शासन प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, ये सीले ने दिया था। तो इसमें यह फर्क है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद निम्न के रूप में भी जाना जाता है। हाँ, अब बताइए दोस्तों, गैस कीजिए क्या आंसर होगा? वैज्ञानिक समाजवाद निम्न रूप में से, समाजवाद, देखो मैंने आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, समाजवाद कहाँ है? चीन में। और चीन में क्या है? मार्क्सवाद। तो ये मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी मैंने आपको बता दिया इसका लॉजिक, तो इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है,
फ्रेडरिक एंगल्स ने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिलिपि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद दिया? किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है दोस्तों। और मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रेरणा भी माना जाता है। तो आंसर इसका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन नॉट एंडर, अभी नहीं हुआ। अगली क्लासेस में और क्वेश्चन भी कराता रहूँगा, जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है दोस्तों। नागरिकता की अवधारणा में कितने गुलामों को बाहर रखा? किसने? मैं अरस्तु ने रखा। प्रीवियस क्लास देखिएगा, उसमें बताया हुआ है। जो अरस्तु है ना, वो गुलामों को, स्त्रियों को, विकलांगों को नागरिक मानते ही नहीं थे। वो कहते थे जो पुरुष हैं और जो अधिकार क्षेत्र में रखते हैं वही नागरिक बनने के काबिल है। तो ये सोच नागरिकता की अवधारणा में कितने गुलामों को बाहर रखा गया, मतलब किसने रखा था? वो अरस्तु ने रखा था। ठीक है, अरस्तु ही इसका आंसर होगा। और ये इसका रीजन भी बता दिया, प्रीवियस क्लास में मैंने ये आपको बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की कक्षा के लिए इतना ही। आज हमने 2016 के पीजीटी के 20 क्वेश्चन किए हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन में आप ये जो पढ़ा चुका हूं मैं अपनी प्रीवियस क्लास में। जब आप मेरी प्रीवियस क्लास देखेंगे तो आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो जो मैंने बताया उसमें से लगभग 50% क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं शेड्यूल आपको बता देता हूँ। क्लास शेड्यूल कैसा होगा? मंडे को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, बुधवार को हम टॉपिक पढ़ेंगे, फ्राइडे को हम टॉपिक पढ़ेंगे, और संडे को हम आपका मॉक टेस्ट लेंगे कि आपने मुझसे क्या सीखा और अपने आप से क्या सीखा, उसके बारे में मॉक टेस्ट। तो नोट डाउन कीजिएगा। मंडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बुधवार को टॉपिक, फ्राइडे को टॉपिक, और संडे को मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा, आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, साथ में मैं क्लियर भी करता रहूँगा कि आपका आंसर सही है गलत है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कोर्स नट के लिए, कोर्स नट से जुड़ने के लिए धन्यवाद, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आप मुझे धन्यवाद देना ही चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे लोग उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और उसको देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और पढ़िए, पढ़ाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू दोस्तों।